नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दक्षिण कोरिया से बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए विमान हादसा किस तरह से हुआ है, बड़ी अपडेट आपके सामने रखते चले लगातार। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी खबरें रहने वाली हैं। देखिए, दक्षिण कोरिया के मोआन में जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ है, ये पहली खबर आपको दिखाएंगे और उसके बाद अगली खबर आप देखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक पर किस तरह से विवाद पूरे देश के अंदर यहां पर छिड़ गया है। अगली खबर आज दिल्ली में होने वाले पीएम मोदी की रैली को लेकर भी आपको खबर दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर संबोधन होगा और उसके बाद बड़ी सौगात हो सकती है। पूरे देश के अंदर शीतलहर का कहर है क्योंकि मौसम ने यहां करवट बदल ली है। तो तमाम ये बड़ी खबरें आप हमारे साथ देखने वाले हैं। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर आपको दिखाते चले जो दक्षिण कोरिया से सामने आ रही है, जहां पर देखिए दक्षिण कोरिया की मोआन में एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 47 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। रनवे पर विमान फिसल गया है जिसकी वजह से एक बड़ी घटना पेश आई। लैंडिंग के दौरान यहां पर विमान में ये भीषण आग लग गई है। बड़ी अपडेट, साउथ कोरिया में रविवार यानी कि आज आप देखिए बैंकॉक से आ रही जेजू एयर की एक का फ्लाइट मोआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया है और कोरिया टाइम्स के मुताबिक यहां पर जो जानकारी सामने रखी गई है, उस हादसे में प्लेन में सवार 181 लोगों में से 64 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और 115 यात्रियों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त प्लेन में लैंडिंग गियर में खराबी आ गई और इसी वजह से यहां पर प्लेन के बिना लैंडिंग गियर के लैंड करना यहां पर पड़ रहा था। लेकिन उस दौरान जब लैंड करना पड़ा तो उसके बाद ही प्लेन रनवे पर फिसलता हुआ एयरपोर्ट की फेंसिंग यानी कि बाउंड्री के साथ टकरा गया और क्रैश हो गया। एजेंसीज ये बता रही हैं कि विमान में 6 क्रू मेंबर हैं, 175 यात्री सवार थे। हादसा भारतीय समय के अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ सुबह 5:37 पर हुआ है, जो कि ये लोकल टाइम है। इस वक्त आप देखिए किस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बड़ा हादसा। रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट पर सभी लोकल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, यहाँ साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश हुआ है और इसके अंदर यहाँ आप देखिए किस तरह से यात्री सवार थे। 115 यात्रियों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल 181 में से 64 लोगों के शव यहाँ बरामद किए गए हैं। कोरियन टाइम्स के मुताबिक ये पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। बताते चलें कि रनवे पर लैंडिंग के वक्त दीवार से ये जो विमान है क्रैश हो गया टकराने की वजह से। फिलहाल बताते चले कि अब आंकड़ा बढ़ गया है, 85 की मौत की खबर आ रही है, 2 को छोड़कर सभी के मारे जाने की खबर। विमान में 181 लोग यहां पर सवार थे। लेकिन लगातार आप देखिए किस तरह से बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। दक्षिण कोरिया के मोआन में ये बड़ा हादसा हुआ है, विमान हादसा हुआ है। साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश हुआ है और प्लेन क्रैश होने की वजह से 85 लोगों की मौत यहां पर हो गई है। 2 को छोड़कर सभी के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जहां पर आप देखिए मोआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है और इस बड़े हादसे में अब 85 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल विमान रनवे पर लैंड कर रहा था और इस हादसे में लगातार वीडियोस भी जो है वो वायरल हो रही हैं। पूरी तरह से आप देखिए कोरियन टाइम्स की तरफ से भी जानकारी साझा की गई। लेकिन दक्षिण कोरिया की मोआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ। यहाँ लैंडिंग के वक्त जेजू एयरलाइंस का ये विमान है जो हादसे का शिकार हो गया है। इस हादसे में 85 लोगों के मारे जाने की खबर और फिलहाल कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। बताते चलें कि इस जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि जेजू जो एयरलाइंस है, ये विमान किस तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया है और एयरपोर्ट पर लगातार आप देखिए इस पे आग किस तरह से लग गई, क्योंकि दीवार के साथ ये टकराया है और उसके बाद इस पूरे जो विमान के अंदर क्रैश होने के बाद आग लग गई। और अब आप देखिए किस तरह की हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और आपको थोड़ा सा अगर हम भारत की सिचुएशन की तरफ लिए चले तो बेंगलुरु के उस हादसे को याद कीजिए, जहां पर आप देखिए किस तरह से एक बड़ा हादसा पेश आया था, क्योंकि उस वक्त भी विमान लैंड कर रहा था और एक पहाड़ी के साथ टकरा गया और उसके बाद यहाँ पर आपने देखा था किस तरह से एक बड़ी घटना पेश आई थी। तो शुरुआती जानकारी के मुताबिक देखिए जिस तरह से यहाँ पर 181 लोग इसके अंदर सवार हैं, 85 लोगों के मारे जाने की खबर है। और साथ ही साथ ये बताते चले कि ये पूरा हादसा बेंगलुरु की तरह ही नजर आ रहा है, क्योंकि बेंगलुरु में भी प्लेन क्रैश हुआ था और दक्षिण कोरिया के अंदर भी रनवे पर आप देखिए ये किस तरह से फिसल गया है और फिसलने के बाद सीधा दीवार से टकरा गया है। बड़ी अपडेट विमान हादसे से जुड़ी हुई आपके सामने, जहां पर हादसे में 181 लोगों में से 85 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 लोगों को जिंदा यहां पर बचा लिया गया है।
और अन्य 94 यात्रियों के मारे जाने की फिलहाल आशंका जताई जा रही है। और लगातार आप देखिए विमान के अंदर जो लोग बैठे हुए थे 6 क्रू मेंबर्स बताए गए हैं, लेकिन उनकी हालत किस तरह से है इस पर भी जानकारी जुटाना जरूरी है। और जिस तरह से बेंगलुरु हादसे की बात कर रहे थे, हादसा भारत के बेंगलुरु में 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो फ्लाइट है वो क्रैश हो गई थी, पूरी उसी तरह से आप देखिए ये घटना भी पेश आई है। लेकिन तब 158 लोगों की मौत हुई थी। अब यहाँ पर 181 लोग सवार थे, लेकिन 85 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। 91 लोग आप देखिए किस तरह से यहाँ पर अभी उनके मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल 2 को यहाँ जिंदा बचा लिया गया है। उनसे बातचीत अगर होती है तो आप देखिए किस तरह से उनकी भी बयानबाजी जो है वो सामने आ सकती है कि किस कारण की वजह से यहाँ पर ये खराबी आई है। पहले ये कहा जा रहा था कि तकनीकी खराबी आई है, उसके बाद ये आया कि यहाँ गियर्स को नहीं संभाला गया है, लेकिन फिर यहाँ खबर आई कि दीवार के साथ टकराने की वजह से विमान क्रैश हो गया है। अनुपम तिवारी हैं हमारे साथ, एयरफोर्स ऑफिसर हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए अनुपम जी। और जिस तरह से बेंगलुरु में 2010 का हादसा देखा गया था, सेम वैसी ही सिचुएशन देखने को मिली है दक्षिण कोरिया के अंदर। आपके पास क्या अपडेट है, जरा वो साझा कीजिए। देखिए, बात आपकी सही आशा जी। भारत में बेंगलुरु के अंदर 2010 में जिस तरह का हादसा हुआ था, लगभग वैसी ही सिचुएशन साउथ कोरिया में दिखाई दे रही है। और साउथ कोरिया वो देश है जिनके पास बहुत ज्यादा विमान हादसों का इतिहास नहीं रहा, यानी कि अपेक्षाकृत बहुत सुरक्षित देश माना जाता है विमान हादसों को लेकर के। यहाँ पर पिछला जो बड़ा विमान हादसा हुआ था साउथ कोरिया में, वो 80 के दशक में हुआ था, और उसके बाद कई दशक बीत जाने के बाद आज इतना बड़ा हादसा देखने को मिल रहा है। तो ये कई सारे सवाल उठाता है। और जो आपने इसकी तुलना बेंगलुरु से करी है, उसमें कुछ चीजें कॉमन जरूर है कि लैंडिंग गियर का फेल होना, यानी कि अगर आम भाषा में समझाऊं तो जो विमान के पहिए खुलते हैं लैंड करने से पहले, उन पहियों का ना खुलना। उस समय पायलट के पास सिर्फ एक तरीका बचता है कि बिना बिना पहियों के जहाज को लैंड करवाए। इस चीज को बेली लैंडिंग बोलते हैं। और ऐसा लग रहा है, जो मुझे इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल मीडिया से मिल रही है, उसमें यही लग रहा है कि इसको बेली लैंडिंग कराने का प्रयास किया गया था, जिसमें पायलट सफल नहीं हुए। हालांकि ये बहुत खतरनाक चीज होती है बेली लैंडिंग। बहुत जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तभी उसको कराने की तरफ जाया जाता है। यहाँ पर भी वही हुआ है, बेली लैंडिंग हुई है, लेकिन जब विमान पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए, बिना पहियों के इतना बड़ा विमान जमीन पे रनवे के बगल में लैंड करता है, और उस पर चूंकि गति बहुत ज्यादा थी तो वो आगे जाकर के दीवार से टकरा जाता है। लेकिन तो इतना बड़ा अनुपम जी, विमान हादसा जी अनुपम जी, जिस तरह से प्लेन क्रैश हो गया और लैंडिंग गियर्स के अंदर खराबी देखी गई, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि जब लैंडिंग होती है, डिपार्चर होता है, अराइवल होता है, सबसे पहले चेकिंग होती है और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश होती है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हो गई है जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है? देखिए, आशा जी, बिल्कुल सवाल तो उठने चाहिए, और इन सवालों का जवाब जब इस एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स खोला जाएगा, उसके अंदर से जो रिकॉर्डिंग्स निकलेंगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि चूक है या फिर टेक्निकल फॉल्ट है। देखिए, लैंडिंग गियर करना खुलना निश्चित तौर पर चूक भी हो सकती है और एक टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, क्योंकि तकनीकी में हम कितने भी आगे निकल जाए, लेकिन हम पूरी तरह से उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, वो कभी भी फेल कर सकती है। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही है कि एयरक्राफ्ट के उड़ने से पहले और लैंड होने के बाद दोनों समय उसकी थॉरो चेकिंग करी जाती है, और उस चेकिंग में देखा जाता है कौन सा कंपोनेंट माल फंक्शन कर रहा है या माल फंक्शन करने वाला है। कई सारे पैरामीटर को चेक किया जाता है, और अगर कुछ भी चीज गड़बड़ लगती है तो उस विमान को फ्लाइंग से अबॉर्ट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। उसको उसको पूरी तरह से कंप्लीटली मेंटेन करके फिर उसको फ्लाइंग के लिए भेजा जाता है। ये हमेशा से सदियों से यही परंपरा रही है, और ये हर जगह फॉलो करी जाती है। तो इसमें एक टेक्निकल एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये कोई नहीं नकार सकता है कि कारण कुछ भी हो सकता है। एक एयरक्राफ्ट जमीन में गिरे तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी व्यक्ति की लापरवाही हो सकती है, या फिर सैबोटेज भी हो सकता है। यानी कि जैसे कि हमने अजरबैजान वाला विमान हादसा कुछ दिन पहले देखा था, वहां पर सैबोटेज की घटना भी सामने आई थी, यानी नीचे से किसी ने उसको कुछ हथियारों से मार करके गिरा दिया था। ऐसी घटनाएं आई थी। तो इसको अचानक आज पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, थॉरो स्टडी के बाद इस चीज को हम समझ सकते हैं कि ये किस वजह से हुआ था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इस पर कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपने देखा कि कोरियन मीडिया की तरफ से भी किस तरह से जानकारी सामने रखी जा रही है। लेकिन फिलहाल बेंगलुरु हादसे की ये याद दिलाता है जो 2010 में हुआ था। वहां पर भी आपने देखी किस तरह से ये पहाड़ी के साथ टकराकर
क्रैश हो गया था विमान। लेकिन आज जिस तरह से दक्षिण कोरिया के अंदर ये बड़ा हादसा पेश आया, अनुपम जी कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी रहेगा कि क्या ये हादसा है, लापरवाही है, चूक है या फिर टेक्निकल फॉल्ट है। इस तरह से 4 पहलुओं पर यहां जांच बिठाना और जांच करना जरूरी है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे देश के अंदर मन की बात को लेकर संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का मेमोरियल बनाने को लेकर लगातार कश्मकश की स्थिति जिस तरह से बनी हुई थी, उस पर विवाद छिड़ गया। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मारक को लेकर वे विवाद जो है वो छिड़ गया है और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक पर ये विवाद छिड़ गया है। मेमोरियल यहाँ पर आप देखिए केंद्र सरकार बनाएगी, लेकिन इस बीच में स्मारक स्थल को लेकर ही लगातार विवाद जो है वो उत्पन्न हो गया है। संजय सिंह ने केंद्र सरकार की सोच को घिनौनी बता दिया और ये सिख समुदाय का अपमान है, इस तरह से संजय सिंह की तरफ से बड़ी बात कह दी गई। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक पर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपनी बात को सामने रखा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर हो रही राजनीति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया। मसला किसी पार्टी का नहीं, देश के इतिहास का है और इस पर काम करने की जरूरत है। अटल जी के साथ ऐसा होता तो कैसा लगता, इस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। सरकार का बड़ा दिल होना चाहिए। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं में कांग्रेस नाराज नजर आ रही है, लेकिन कह दिया गया कि परिवार के लिए सिर्फ 3 कुर्सियां यहां रखी गई। गन सैल्यूट के दौरान पीएम बैठे रहे, इस तरह से आप देखिए सवालिया निशान यहां पर लगाए गए हैं। लेकिन फिलहाल यहां आप देखिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक पर अब कहीं ना कहीं विवाद जो है वो छिड़ गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का मेमोरियल केंद्र सरकार बनाएगी, लेकिन उस पर किस तरह से विवाद देखने को मिल रहा है ये आपके सामने। लेकिन सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते चले कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या और किस तरह से ये विवाद यहाँ पर पनप कर सामने आया, क्योंकि सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। एक तरफ संजय सिंह यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से भी बयान दिया गया। लेकिन तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार यहाँ पर स्मारक बनाएगी, लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सवालिया निशान दाग दिए गए। तो यहाँ सरकार जो बात अपनी रख रही है, लेकिन ये स्मारक पर पूरा विवाद क्या है ये समझिए, क्योंकि जगह आवंटन करने के मुद्दे पर ये विवाद हो रहा है। कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक की मांग उठा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को यहाँ पर पत्र लिखा गया था। खड़गे के फोन पर भी आप देखिए किस तरह से बात कही गई। खड़गे ने फोन कर स्मारक बनाने की मांग की थी। जवाब में सरकार की तरफ से स्थल देने पर विचार करने के लिए समय मांगा गया और अब यहाँ पर जैसे ही ये तमाम बातें हुई हैं, उसके बाद विवाद छिड़ गया है। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अटल जी के लिए अगर ऐसा होता तो कैसा लगता, स्मारक बनाया जाना चाहिए, ये एक इतिहास है, इसे याद रखना चाहिए। उज्जवल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जवल, जिस तरह से ये विवाद छिड़ गया है कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए आम आदमी पार्टी भी हमलावर है, कांग्रेस भी, और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी स्मारक बनाने की बात कर रही है। आशा देखिए, आप देखेंगे तो जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो अंतिम संस्कार का जो स्मारक बनाने के लिए कहीं ना कहीं जगह की मांग कांग्रेस पार्टी ने की, उनका जो है अंतिम संस्कार वही कर रहे, सरकार उनको जो है वो जमीन आवंटित करे और उनको जहाँ पर जो है स्मारक बने। और इसी को लेकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की तरफ से पत्र भी लिखा था। लेकिन जिस तरीके से कल जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोर्ड किया और तब से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और ज्यादा आक्रामक कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर होती दिखाई दी। ना कि केवल कांग्रेस बल्कि अन्य जो विपक्षी दल है वो भी बीजेपी की केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं हमला बोलते हुए दिखाई दिए। अगर आप कल देखेंगे तो कल जैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हुआ, पंचतत्व में विलीन हुए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बड़े नेताओं ने जो है अपने बयान जारी किए, जिसमें से पवन खेड़ा कहीं ना कहीं हैं। उन्होंने 7 पॉइंट रखे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जिस रिस्पेक्ट के डॉक्टर मनमोहन सिंह हकदार थे वो रिस्पेक्ट जो है केंद्र सरकार की तरफ से मतलब सोनिया गांधी की तरफ से भी बड़ी बातें कही गई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कुछ बातें कही गई। उन्होंने कहा सिर्फ 3 कुर्सियां थी और गन यहाँ पर सैल्यूट के दौरान भी पीएम बैठे रहे। कई तरह के सवाल दागे। संजय सिंह कह रहे हैं कि इस तरह से घिनौनी हरकतें नहीं होनी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि
देश का इतिहास है, इन्हें याद रखा जाना चाहिए। इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। अगर अटल जी के साथ ऐसा होता तो कैसा महसूस होता? उज्जवल। तरफ से जो 7 पॉइंट दिए गए हैं, उन 7 पॉइंट में यही दिया गया है, बताया गया कि कैसे कि उनके जो परिवार के लोग थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, उनके लिए सिर्फ 3 कुर्सियां जो हैं वो वहां पर रखी हुई थी और उसके बाद जो और कुर्सियां उनके परिवार के लोगों के लिए वो मांगी गई। उसके बाद उन्होंने ये कहा, जो उन्होंने मीडिया को बयान अपना जारी किया पवन खेड़ा ने, कि जब गन सैल्यूट हो रहा था तो पीएम मोदी के साथ साथ तमाम जितने भी वहां पर पीएम मोदी की कैबिनेट के नेता पहुंचे थे, सरकार की तरफ से मंत्री पहुंचे थे, वो कहीं ना कहीं बैठे रहे, वो खड़े नहीं हुए। और इसके साथ ही जब राष्ट्रीय ध्वज जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी को जो है वो सौंपा जा रहा था, उस वक्त भी जो तमाम नेता हैं वो बैठे हुए थे। तो इस तरीके की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई और ये भी कहा गया कि अगर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ऐसा होता तो बीजेपी को कैसा लगता। और इसी पर ही देखिए कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी ने भी जो है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर पलटवार किया। उन्होंने अक्सर भी इस बात को लेकर जो है वो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से देश के पहले से प्राइम मिनिस्टर को जो सम्मान मिलना चाहिए था, सरकार ने वो सम्मान नहीं दिया। और इसके बाद अब सरकार की तरफ से भी जो बयान है वो सामने आ चुका है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो है पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सुपर प्राइम मिनिस्टर और अध्यादेश फाड़े जाने के वाक्य का जिक्र राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने जो है कहीं ना कहीं पूरी उन्होंने खरी खोटी सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार ने जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जुड़ने के लिए। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों के साथ लिखा जाएगा, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल आप देखिए विवाद इस पर छिड़ गया है। आगे बढ़ते चले, एक और बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा के हवाले से, जहां पर देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार को अब तेज कर दिया गया है। हर एक पार्टी अपनी ताकत झोंक रही है। आज दिल्ली में होने वाली पीएम मोदी की रैली को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अब 5 जनवरी को पीएम मोदी यहां पर रैली करेंगे और उसके बाद मनमोहन सिंह के निधन के चलते रैली को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि 7 दिन का राजकीय और राष्ट्रीय शोक जो है वो घोषित किया गया है और उसी को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल रैली को रद्द कर दिया गया है। बताते चले कि दिल्ली की जनता को आज सौगात मिलने वाली थी, लेकिन अब आप देखिए जिस तरह से राजकीय और राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए इस पूरी रैली को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है और सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। दिल्ली के अंदर लगातार हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। अब 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर रैली को संबोधित करेंगे, आम जनता को सौगातें देंगे और इस बीच में लगातार आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर बड़ी बातें जरूर कही जा रही थी, लेकिन 5 जनवरी को अब यहाँ पर रैली करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास परियोजनाओं को लेकर सौगात देने के लिए भी आप देखिए किस तरह से नजरें लोगों की लगी हुई थी कि कब ये संबोधन हो और प्रधानमंत्री आम जनता को सौगातें दें। चुनाव को लेकर नेताओं के बीच में सियासी तकरार छिड़ गई है और इस बीच में बीजेपी के लिए अब दिल्ली का दुर्ग जो है वो आसान नहीं होने वाला है। 90 वर्षों से यहाँ दिल्ली की सत्ता से बाहर है बीजेपी, काफी सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन क्या इस बार उस सूखे को मिटा पाएगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। 93 के चुनाव के बाद बीजेपी को यहाँ पर 40% वोट नहीं मिला है और बीजेपी एक बार भी 42.82% से ज्यादा वोट नहीं ले पाई है। तो विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा प्लान बनाया है, लेकिन उसे फेल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रखने की कोशिश कर रही है। इस बीच में लगातार आप देखिए सीएम चेहरे को बिना उतारे यहाँ पर चुनाव लड़ने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चला दी गई है। एक और बड़ी खबर महाकुंभ के हवाले से, जहां पर 2025 का महाकुंभ जो है वो पूरी तरह से तैयारियां यहां पर शुरू कर दी गई हैं। भव्य और दिव्य तरीके से यहां पर महाकुंभ मनाया जाएगा। साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गोरखनाथ मंदिर में मेले को लेकर मॉक ड्रिल यहां पर शुरू की गई है और इसके साथ साथ भव्य तैयारियां लगातार यहां पर जारी हैं। तो आपने देखा कि डूम का किस तरह से वहां पर अरेंजमेंट किया गया है। दिन रात शासन प्रशासन महाकुंभ की तैयारियों में जुट गया है और अब साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है, लेकिन उनकी रहने खाने पीने की व्यवस्था किस तरह से प्रशासन की तरफ से की गई है
ये देखने वाली बात है क्योंकि 13,000 ट्रेनें संचालित की गई हैं, जिसमें श्रद्धालुओं को यहां पहुंचने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। रेलवे विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने, उसके साथ साथ जल विभाग की तरफ से भी आप देखिए किस तरह से काम किया गया है। और इस बीच में मेले में पहुंचने वाले लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, उसे मद्देनजर रखते हुए प्रयागराज के अंदर प्रशासन ने कमर कस ली है। माकूल तरीके से भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। झांकियां वहां पर आप देखिए किस तरह से लगाई गई हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए भी पूरे साजो सामान की तैयारी हो चुकी है। लोगों के रहने की व्यवस्था वहां पर हो चुकी है। तो फिलहाल महाकुंभ 2025 को मद्देनजर रखते हुए काम कर लिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को भी किस तरह से यहां पर लगाया गया है। मॉक ड्रिल यहां पर की गई है, मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशम विभाग, स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौजूदगी अपनी दे रही हैं। और मकर संक्रांति पर्व पर लाखों की संख्या में आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये मॉक ड्रिल की गई है और इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ मंदिर को खिचड़ी चढ़ाते नजर आए। और इस बार एक नया उपकरण आपके सामने देखने को भी मिला है, जो किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये रिमोट ऑपरेटेड यहाँ लाइफ केयर, अगर आप कहीं डूब रहे हैं तो वो खुद उस डूबने वाले व्यक्ति के पास जाएगा और उसे बचाएगा, जो अपने आप में नई चीज़ है। रिमोट ये ऑपरेटेड लाइफ केयर सिस्टम है जो वहां पर लगा दिया गया है। तो फिलहाल महाकुंभ में आने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर पानी से भी कोई समस्या होती है तो वहां पर भी आपको किस तरह से लाइफ केयर सिस्टम लगाकर बचाया जा सकता है। में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए शासन प्रशासन का यह मानना है कि जो श्रद्धालु वहाँ पे आएंगे वो आसपास के जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो धार्मिक प्लेसेज हैं, उनका भी विजिट करेंगे। उसमें हमारा गोरखपुर जनपद भी है, जो कि श्रद्धालुओं के दृष्टिगत काफ़ी अधिक संख्या में लोगों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डूबने की घटना, आग लगने की घटना और भगदड़ की, इन तीन टास्क पे हम लोग आज मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें सभी विभाग, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है, फायर विभाग है, पुलिस, पीएसी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इसके अलावा सिविल डिफेंस, ये सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के तहत आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। और हम अपनी तैयारियों को परख रहे हैं और आगे हमें किसी प्रकार की इस तरह की चुनौती आती है, अगर उसका सामना करना पड़ता है तो उससे कैसे निपटेंगे, उसको लेकर आज मॉक ड्रिल किया गया है। सर, कुछ अत्याधुनिक मशीनों का भी सदुपयोग किया गया है? हाँ, अभी एनडीआरएफ के पास इस तरह का भी एक लाइव बॉय रिंग आया है। जैसे पहले अभी हम लोग देखते थे कि लाइव बॉय रिंग केवल हम रस्सी से फेंकते थे और उससे खींचते थे। अभी रिमोट संचालित आ गया है, जिसमें नदी के किनारे ही खड़ा होकर कोई भी व्यक्ति रिमोट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का रेस्क्यू कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग आधुनिक उपकरणों के साथ अपने सभी ऐसे जो हमारे बचाव राहत दल हैं उनको सशक्त कर रहे हैं और शासन प्रशासन इसके लिए जागरूक है और लगातार निरंतर सरकार के द्वारा इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें हैं उनको आधुनिक यंत्रों के साथ सशक्त किया जाए। इस बार पहली बार महाकुंभ और गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी की है, यानी रिमोट कंट्रोल लाइफ जैकेट के जरिए लोगों को बचाव किया जाएगा। इसको लेकर गोरखनाथ मंदिर में बाकायदा मॉक ड्रिल करके ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि अगर जो भी श्रद्धालु आते हैं, अगर उनके साथ किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो उसे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। इस लाइव कंट्रोल जैकेट के जरिए लोगों को बचाने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही फायर विभाग की टीम ने भी मॉक ड्रिल करके इस तरीके का जांच किया गया है, अगर कहीं आग लगती है तो उसे कैसे तत्काल निपटा जाए। इसको लेकर आपदा विशेषज्ञ एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह, अग्निशमन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गोरखनाथ मंदिर में मॉक ड्रिल करके वहां की सुरक्षा व्यवस्था
को परखा गया है कि बड़ी संख्या में गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालु बड़ी दूर दराज से आते हैं इस खिचड़ी मेले में। उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल व तमाम राज्यों से यहाँ पर जो है श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए। अगर हम बात करें यातायात व्यवस्था की, इसको लेकर एडीजी और डीआईजी ने भी शहर का भ्रमण करके पार्किंग स्थल को भी चिन्हित करने का काम किया, क्योंकि बड़ी संख्या में गोरखनाथ मंदिर पर खिचड़ी चढ़ाने के लिए श्रद्धालु आते हैं और उनको पार्किंग की भी कोई असुविधा न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। गोरखपुर से फैयाज अहमद। पंजाब से आपको दिखाते चले, जहां पर आप देखिए किस तरह से महापंचायत का एक बड़ा ऐलान किया गया है। लेकिन फिलहाल पंजाब पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और ये मुठभेड़ यहां पर जग्गू, भगवानपुरिया, अमृतपाल बाथ गिरोह के बीच में हुई है। मुठभेड़ के दौरान पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इस तरह से मुठभेड़ में 5 बदमाशों को अरेस्ट कर लिया गया है। पंजाब पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई और ये तमाम आप देखिए जो असला है वो भी बरामद किया गया है और लगातार जग्गू, ये भगवानपुरिया, अमृतपाल बाथ गिरोह है जिसके साथ मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान पंजाब पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब यहाँ पूछताछ की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल बताते चले, पंजाब के अंदर से सरकार ने एक बड़ा दावा किया कि नशे को खत्म करने की कोशिश होगी और गैंग वॉर जिस तरह से वहां पर देखने को मिलती है उसे खत्म करने की कोशिश, लेकिन पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई। एक और बड़ी खबर, दोपहर 12 बजे केजरीवाल यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वोट काटने के मुद्दे पर यहां बड़ा खुलासा कर सकते हैं। इस तरह से बड़ी खबर केजरीवाल की तरफ से। इससे पहले भी आपने देखा कैसे बड़े आरोप यहां केंद्र सरकार पर लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश हुई, लेकिन आज दोपहर 12 बजे जब केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो किस तरह से अपनी बात को सामने रखेंगे, क्योंकि वोट काटने के मुद्दे पर बड़ा खुलासा आज यहां पर हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट कटवा रहे हैं, इस तरह से बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया था, जिस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और सबूत भी पेश किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी पूरी तरह से हमलावर है, लेकिन दूसरी तरफ एनजी की तरफ से आदेश यहां पर जांच के दे दिए गए हैं। लेकिन उसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बड़ा बयान जारी कर दिया गया कि हम तो यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन जारी रखेंगे, जिसको जो करना है वो करता रहे। लेकिन फिलहाल 12 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कौन से बड़े खुलासे यहां पर होंगे, ये देखने वाली बात है। फिलहाल न्यूज लाइव में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।